हाय क्लास 11th, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज मनीषा मरवाहा और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th को किस तरह से इस पॉइंट पे अब जो अपने प्रेपरेशन को बूस्ट अप करा जाए। आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है, ठीक है, और इस समय अब हमें थोड़ा सा प्रेशर भी बनना शुरू हो जाता है कि भाई अब अच्छा करना है और आपके पास 5 महीने हैं अपने क्लास 11th को बेस्ट करने के लिए। इससे पहले हमारी प्रेपरेशन डाउन पॉइंट पे थी और काफ़ी सारे बच्चों ने जो है हाफ ईयरली एग्जाम भी दे दिए होंगे, तो अब हमें समझ आ गया कि भाई हमने हाफ ईयरली में कैसा परफॉर्म करा है, मैं पूरी क्लास में कहाँ स्टैंड आउट करती हूँ, ठीक है, कि भाई मुझे कुछ आता भी था कि नहीं आता था। तो जब अब हमें अपनी पोजीशन समझ आ गई है कि हम कहाँ खड़े हैं, कितने पानी में हैं, और हमें ये भी पता है कि टाइम जो भी है ना हमारे पास लिमिटेड है, इसी टाइम में अगर हमने ये 5 महीने सफिशेंट है, अगर आपको अच्छी तरह से अपने क्लास 11 नीट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रिपेयर करनी है, इसके बाद फिर टाइम कम होता जाएगा और टेंशन बढ़ती जाएगी, स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। और क्लास 11th मुझे लगता है इट इज़ अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर आपका सिलेबस बढ़ जाता है और अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि एनसीईआरटी का हर एक शब्द कितना ज़्यादा मैटर करता है क्लास 11th में। और टर्निंग पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारे बच्चे, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो क्लास 10th में अच्छा परफॉर्म नहीं करते थे, दे यूज टू बी लाइक 80% या 75% लेकर आते थे, और क्लास 11th में उन्होंने इतना हार्डवर्क करा, पूरी जी जान लगा दी और उन्होंने 90% तक भी स्कोर करा। और कुछ ऐसे बच्चे भी जो क्लास 10th में काफ़ी अच्छे थे लेकिन क्लास 11th में आके क्योंकि रिलैक्स हो जाते हैं, बोर्ड की क्लास नहीं होती, ठीक है, नया नया जोश चढ़ा होता है, उसकी वजह से एकदम फुफ हो जाते हैं और उनके नंबर 70s में पहुंच जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। दुख होता है ऐसे बच्चों को देख के जिनको पता होता है कि भाई हमें पोटेंशियल है। देन आई यूज टू गेट द ईमेल्स फ्रॉम द स्टूडेंट कि दी मुझे पता है मेरे में पोटेंशियल है, फिर भी मैंने अपने क्लास 11th पूरी बर्बाद कर दी। जब तुम्हें पता है तुम्हें पोटेंशियल है, तुमने क्लास 11th बर्बाद कर दी, क्यों कर दी भाई? उस समय अपने दिमाग को हैंडल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ वाई आई फील क्लास 11 बहुत ज़्यादा क्रूशियल आप लोगों की। तो आज हम क्लास 11 के बारे में बात करेंगे, टिप्स मैं आपको बताऊंगी कि भाई किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, ओके, और कौन सा टाइम टेबल किस तरह से हमें फॉलो करना चाहिए। ओके, तो लेट स्टार्ट कि कौन कौन से मेजर डाउट्स आते हैं क्लास 11th में। वन इज टाइम मैनेजमेंट, कि टाइम मैनेज नहीं होता, और ये बेसिकली तभी आता है जब आप कोचिंग भी कर रहे हो साथ में और आप स्कूल भी जा रहे हो, तो 6 घंटे स्कूल, 4-5 घंटे की कोचिंग, उन बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। ओके, तो यार इनका मेन इसका जो सोल्यूशन है ना वो यही है कि आप लोग एक समय पे एक चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अगर तुम्हें लगता है कि कोचिंग में टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं तो उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। अगर आपको लगता है स्कूल की टीचर्स अच्छा पढ़ाती हैं या किसी सब्जेक्ट में स्कूल की टीचर अच्छा पढ़ाती हैं तो आप उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। फिर वो वाले जिस भी चीज़ को आप फॉलो करेंगे उनकी क्लासेस आप कभी मिस नहीं करोगे, उनकी क्लास आप रेगुलरली अटेंड करोगे और क्लास में अटेंटिव होके फुल फोकस अटेंशन से कॉन्सेप्ट को समझोगे, टीचर क्या बता रही है, कैसे बता रहे हैं, सब समझना है और जो भी डाउट आता है उसी समय पूछना है। ओके, दैट इज़ द ओनली सोल्यूशन जो आपकी टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। जिस पे आपको समझ आता है उस क्लास में डट कर बैठ जाओ, बाकी की क्लासेस आप मिस कर सकते हो इफ़ यू वांट, क्योंकि टाइम तो उतना ही है ना, वहीं फिर आपको निकालना पड़ेगा। और अब आप इतने मेच्योर हो गए, इतने बड़े हो गए कि आपको पता है कि कहाँ टाइम काटना है, किसकी क्लास लगानी है, किसकी क्लास नहीं लगानी, किस में एक्स्ट्रा टाइम डालना है, किस में नहीं डालना। ओके, सेकंड फिर दिक्कत क्या आती है, प्रोकास्टिनेशन बहुत होती है। एक आदत पड़ जाती है काम को टालने की, डेडलाइन डेडलाइन, जब कोई तलवार लेकर सिर पे खड़ा नहीं होगा ना कि अगर तुम ये सबमिट नहीं करोगे, अगर तुम ये पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तब तक हम नहीं करते। और प्रोकास्टिनेशन ऐसे एक दिन में नहीं हो जाता कि ये तुम्हें, यू नो डैट, ये तब होता है जब आप स्ट्रेस में आ जाते हो बहुत ज़्यादा, तब फिर आप एक्सकेप करते हो, चीज़ों से भागते हो कि भाई बस अब समझ नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा बैकलॉग हो गया, इतने सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, टीचर क्लास में क्या पढ़ा रही है कुछ समझ नहीं आ रहा, सब ऊपर से निकल रहा है ना। तो उस चीज़ में हम ये स्ट्रेस वाली सिचुएशन में आ जाते हैं, तो वो स्ट्रेस आता है बैकलॉग से। तो अब बैकलॉग का क्या करा जाए? पहली बात तो बैकलॉग को बैकलॉग की तरह लो ही मत, ठीक है, डोंट थिंक इट इज़ अ बैकलॉग। तुम ये समझ लो कि यह चैप्टर मैंने शुरू नहीं करा, इसको मैं अभी शुरू करूँगी, प्रॉपर टाइम पर शुरू करूँगी। ओके, और शुरू कब करना है? जब आपके वीकेंड्स होते हैं। बैकलॉग को क्लास में बैठ के नहीं समझना, जब क्लास में टीचर कुछ समझा रही है तुम अपना पीछे कुछ कर रहे हो,
तो कुछ नहीं होगा। जो टीचर समझा रही है, जो प्रेजेंट का है, वो भी तुम्हारा बैकलॉग में ऐड हो जाएगा, और जो पिछला है वो तो पहले से ही खड़ा है, तो वो पहाड़ और ऊपर ऊपर बनता जाएगा और वो स्ट्रेस की नैया बढ़ती जाएगी। तो ये सब नहीं करना। बैकलॉग के लिए एक पर्टिकुलर डेज रखो, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन रख लो कि भाई इस 3 दिन में अच्छी तरह से करेंगे। फिर आता है रिवीजन कब करें, नोट्स कब बनाएं, ठीक है। और आई थिंक यार क्लास 11th में आपको होमवर्क्स तो ज़्यादा मिलते नहीं, असाइनमेंट्स ज़रूर मिलती है जो कि आपके इंटरनल के लिए मैटर करेंगे, असाइनमेंट्स वगैरह बना लेना, ठीक है। नोट्स की बात करें तो भाई नोट्स आपको पता है किससे ने नहीं देखने, कोई भी टीचर आपकी कॉपीज नहीं चेक करती, या फिर अगर आपकी बहुत अच्छी हैंडराइटिंग होगी तो आपको स्टार्स या फिर गुड नहीं दिए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर भी अपने दिमाग से काम लो, ठीक है। तुम अब इतने बड़े हो चुके, तुम्हें पता है नोट्स कैसे बनाने। भाई 2 पन्ने उठाओ, जैसे तुम्हें समझ आता है, जैसी मर्जी हैंडराइटिंग लिख डालो, बस तुम्हारी समझ में आने चाहिए। किसी और के समझ आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें समझ आना चाहिए। और नोट्स क्लास में साथ साथ ही बनाओ। ये मत सोचो कि एक बार लेक्चर समझ लेंगे, या फिर अगर ऑनलाइन भी पढ़ रहे हो तो एक बार लेक्चर पूरा 1-2 घंटे का देखेंगे, फिर उसके बाद फिर से वापस 2 घंटे देखेंगे नोट्स बनाने के लिए। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और ये सबसे बड़ी बर्बादी है टाइम की। ऐसा नहीं करना। जब आप पढ़ रहे हो या फिर लेक्चर सुन रहे हो, उसी समय साथ साथ में नोट्स लिखते चलो। अब वहाँ पर भी क्या होता है, वीडियो तो आप रोक लोगे, लाइव जब क्लास लगा रहे होते स्कूल में बैठ के, तो मैडम को थोड़ा ना रोकोगे कि मैम रुक जाओ ज़रा मैं लिख लूँ, नहीं ना। तो वहाँ पे आपकी धीरे धीरे स्किल डेवलप हो जाएगी, जिसमें आप कोशिश करोगे तो आपकी आंखें मैम पे होंगी कि मैम क्या पढ़ा रहे, टीचर क्या समझा रहे, सर। ओके, और जो आपके हाथ है ना वो अपने आप ऐसे चलते रहेंगे कि हाँ हाँ ओके ओके। अपनी लैंग्वेज में लिखो, हिंदी में लिखो, जो भी तुम्हें समझ आता है उसमें लिखो, ठीक है, बट लिखो ज़रूर। और जैसे ही टीचर बाहर जाते हैं एक लेक्चर के बाद, तो आपको मिलता है 5-7 मिनट की ब्रेक, ओके, जब तक दूसरी टीचर अंदर आती है। तो अब इस 5-7 मिनट में भागो मत, ठीक है, पानी पीने या गेड़ी मारने नहीं भागना आपको। आपको अपनी नोटबुक उठानी है, और जो भी अभी आपने ये नोट्स बनाए हैं उसमें कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, या फिर जो टीचर ने सिर्फ बोल के समझाई थी, उस लाइनों को अपनी लैंग्वेज में लिख लो। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स बना लो, मेंशन करो कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये है। भागो मत, और उसी समय इंस्टेंटली तुम्हारी रिवीजन होगी नंबर 1। और अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो लेक्चर देख के, तो फिर तो भाई रिवीजन और आसान हो जाती है। जब आप साथ साथ कर रहे हो, साथ साथ नोट भी बना लो, और उसके बाद लेक्चर खत्म होने के बाद 15 मिनट की ब्रेक लो, वापस अपनी चेयर पे बैठो, और एक तरफ जो तुमने नोट्स लिखे हैं, दूसरी तरफ जो तुम्हारी रेफरेंस गाइड या फिर एनसीईआरटी उसको उठाओ और पढ़ते चलो, और साथ साथ में इसको देखते चलो। जो जो चीज़ें तुम्हें लगता है कि हाँ हाईलाइट करनी है, मेंशन करनी है, तो मेंशन कर दो साथ साथ में। तो आई होप कि ये चीज़ तुम्हें समझ आ गई होगी, और मैं इसको जस्टिफाई कर पाई कि भाई ये चीज़ किस तरह से काम करेगी। और ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट और बेस्ट तरीका है नोट्स बनाने का और साथ साथ चलने का। अगर तुम ये सोचोगे पहले वीडियो देखेंगे फिर बाद में फिर से वीडियो देखेंगे, नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, और एट द एंड तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तुम्हें चिढ़ मचेगी, फिर तुमको क्या पढ़ना ही नहीं है। ओके, फिर आता है हमारे पास रिवीजन कब करनी है। तो रिवीजन का मैंने आपको बता दिया। और रिवीजन के लिए अगर हम बात करें, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई हम एक दिन रिवीजन के लिए रख लेते हैं। क्लास 10th में तो चल जाता था कि 3 दिन या 4-5 दिन के बाद रिवीजन कर लेंगे, बट अगर हम साइंस की बात करें, ओके, तो वहाँ पे एक दिन में आपको पता है रिवीजन नहीं होती। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आप डेली पढ़ेंगे, डेली घर आएंगे, उस चीज़ को गो थ्रू करेंगे, उस चीज़ को रिवाइज करेंगे, तभी आपके अंदर एक वो स्पार्क बनी रहती है। अगर आपने वो कंटिन्यूटी छोड़ दी, ठीक है, तो आपके अंदर की स्पार्क खत्म हो जाती है, फिर 3-4 दिन का गैप पड़ जाता है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता। तो अंदर की स्पार्क जगाए रखो। डीपीपीज वगैरह के लिए यार एक टाइम रख लो पर्टिकुलरली कि हाँ 2 घंटे लगाएंगे, यही काम करेंगे। और जो भी कॉमर्स या आर्ट्स वाले बच्चे भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ गाइज आप निराश मत होना कि मैं बार बार साइंस क्यों बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने खुद साइंस ली हुई थी नॉन मेडिकल, तो मुंह से बार बार वही निकल जाता है। बट टिप्स आप लोगों के लिए भी सेम है, यही चीज़ फॉलो करनी है, ओके, बट इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं करनी, थोड़ा सा आप ईजी कर सकते हो। फिर आता है स्ट्रेस। तो भाई स्ट्रेस तुम्हें क्यों होता है? स्ट्रेस हमें पता है, जब हमें पता होता है कि भाई मेरे में पोटेंशियल है, मेरे में ये काबिलियत है, बट फिर भी मैं अच्छा नहीं कर पा रही, दैट इज द ओनली रीजन तुम्हें स्ट्रेस होता है। चाहे तुम ऊपर से जो मर्जी बोलते रहो कि मेरी ये कॉपी पड़ी है, आपको पता नहीं उसने मुझे धोखा दे दिया, या मेरी फ्रेंड्स ऐसे हैं, ये है वो है, नहीं, ये सब ऊपर की चीज़ें हैं। इंटरनली आपको पता है कि मेरे में पोटेंशियल है, मैं इस लेवल, क्या है मेरे में पोटेंशियल, बट अभी ना मैं इस लेवल पर हूँ, जिसकी वजह से आपको बुरा लगता है। और वो चीज़ें कैसे ख़त्म होगी?
वो चीज़ें वैसे ही ख़त्म होंगी जब आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करोगे कि भाई मुझे स्ट्रेस हो रहा है, इसीलिए मैं यूट्यूब पे भाग रहा हूँ, इसलिए मैं ट्विटर चला रही हूँ, इसलिए मैं चैटिंग कर रही हूँ। क्योंकि स्ट्रेस से भागने के लिए हम एस्केप करते हैं, और एस्केप करते हैं हम डिस्ट्रैक्शन में जाके डूब मरते हैं, ठीक है ना। तो डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना, इसीलिए तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो। ओके चलो लेट्स टॉक अबाउट टाइम टेबल। हाँ चलो टाइम टेबल के बारे में बात कर लेते हैं अब, कि टाइम टेबल हमारा कैसा होना चाहिए। तो क्लास 11th की बात करें, फिर से वही आ जाता है, बार बार क्लास 11th की बात करें। नाउ यू आर अ बिग, ठीक है, पर्सन। तो अब आपको फिर से मेच्योर हो जाते हैं, हमें समझ आती है कि भाई सबके अलग अलग टाइम टेबल है, सबकी अपनी अपनी रूटीन है, सबके अपने अपने कोचिंग के अलग टाइम है। तो किसी को भी मैं एक टाइम टेबल या एक टाइम नहीं दे सकती थी कि भाई तुम 6 बजे उठ जाओ या फिर 7 बजे उठ के पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। अगर मैं ऐसा करती तो मुझे नहीं लगता कि वो सभी बच्चों के लिए जस्टिफाइड होता। तो यहाँ पे मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली फिक्स्ड कर लो। ओके चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में आप सुबह 1 या 2 घंटा ज़रूर निकालो पढ़ने के लिए, ठीक है। सुबह पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, तो मॉर्निंग में 1 या 2 घंटे ज़रूर निकालो पढ़ने के लिए, ठीक है। अब मॉर्निंग आपकी कब होती है वो आपको पता होगा, आप 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, या 6 या 7, जितने बजे भी उठते हो। ओके फिर उसके बाद आता है स्कूल। अगर आपको पता है मेरा 7 बजे स्कूल है, तो कोशिश करो आप 5:30 उठ जाओ, सुबह 1.5 आवर पढ़ लो। ओके फिर स्कूल लगा के आओ, जितना भी आपका स्कूल में टाइमिंग है 6 घंटे का रहता है। ओके एंड क्लास 11th की अगर हम बात करें तो मेजरली जो काफ़ी सारे बच्चों के साथ चीज़ होती है कि आपका हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट नहीं होता, राइट। आपके 3 से 4 लेक्चर होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बीच के 1 या 2 लेक्चर होंगे जो फ्री रहते हैं, और जो वो फ्री वाले लेक्चर हैं उनको यूटिलाइज करो। उसमें अपने फ्रेंड के साथ घूमने फिरने मत जाया करो। अगर तुम्हें कोई तुम्हारा फ्रेंड कहता है ना यार आ जा घूम कर आते हैं, चक्कर मार के आते हैं, देख कर आते हैं, तो भाई उसको क्या रुक जा भाई मेरे को नहीं जाना, वो तुम्हें करेगा फोर्स, या चलते हैं ना। बट तुम्हें पता है ना कि भाई तुम्हारे क्या गोल्स हैं, तुम्हें पता है तुम्हारा क्या विजन है, उसे थोड़ा ना पता है कि तुम्हारा क्या विजन है, उसे थोड़ा ना पता है कि भाई तुमने क्या सोच रखा है अपने लिए। वो तुम्हारा विजन है, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई और आके थोड़ा ना उसके लिए जस्टिफाई करेगा कि भाई कोई और तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा, तुम्हें खुद ही लड़ना पड़ेगा। तो जितना भी तुम्हें बीच में टाइम मिलता है, गो टू द लाइब्रेरी, उस टाइम को यूटिलाइज करो, और एक रूल यूज करा करो, डेट इज 80-20 रूल, ठीक है। 80-20 रूल आपको क्या कहता है कि आपको 11th में बच्चों को दिक्कत आती है कि हम पढ़ते रहते हैं लेकिन चीज़ें याद नहीं होती, क्योंकि क्लास 10th में हम पढ़ते रहते थे, चीज़ें हो जाती थी, वहाँ पे हम 80% हम बोलते रहते थे, ओरली देखते रहते थे बस, या बुक पन्ने पलट रहे हैं और देख रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं। क्लास 11th में नहीं है, क्लास 11th में उल्टा 20% आपको जो है पन्ने पलटने देखना है, 80% आपको जो है ना रिटर्न पे करना है फोकस। रिटर्न कर लो या फिर प्रैक्टिस कर लो, डेरिवेशन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, फॉर्मुलेस को हाईलाइट करो, फॉर्मुलों की प्रैक्टिस करो, डीपीपीज में जो क्वेश्चन है उनको लगाओ, और एकदम से क्वेश्चन लगाने ना उतर जाओ, पहले कॉन्सेप्ट समझो, पहले उसकी डेरिवेशन समझ लो, ठीक है, नहीं तो फिर क्वेश्चंस नहीं होंगे। और ये रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम किसी भी चीज़ में लगा लो, ठीक है। फिर आता है आपके पास स्कूल से आओगे, रेस्ट करो थोड़ा बहुत है, 1 घंटा आधा घंटा सोना है, लेटना है, जो भी करना है करो। उसके बाद अगर आपको रिटर्न होमवर्क मिला है, ओके, तो फिर कर लो, प्रैक्टिकल फाइल मिली है तो बना लो, अगर किसी टीचर ने कोई असाइनमेंट दिया तो उसको कर लो। 1.5 आवर काफ़ी है, ठीक है। अगर आर्ट्स वाले बच्चे हैं या फिर कॉमर्स वाले हैं तो इतना काम काफ़ी है, ठीक है। कॉमर्स वालों की अगर मैं बात करूँ तो उनके पास भी अकाउंट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट्स होते हैं। अगेन आपके पास ग्राफ्स होते हैं, आपके पास बैलेंस शीट्स होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती है, तो सेम यही चीज़ फॉलो करो। कॉमर्स को मैं बार बार नहीं बोल रही क्योंकि वो मेरे मुंह से नहीं निकल रहे, ओके, बट द थिंग आर सेम। ओके फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं भाई कोचिंग के बारे में। तो कोचिंग 3 से 4 घंटा अगर आप लोग लगा रहे हो, ठीक है, जो बच्चा 3 से 4 घंटे वाली कोचिंग लगा रहा है तो वो तो यहाँ पे अपने 3 से 4 घंटे निकाल ले। जो नहीं लगाते, जिनकी कम है, ठीक है, कुछ बच्चे तो नहीं कोचिंग करते ना, मैंने तो क्लास 11-12 किसी में भी नहीं करी थी, टिल क्लास मतलब मैंने पूरी अपनी एजुकेशन में कोचिंग नहीं करी। तो ऐसा नहीं है कि ट्यूशन होनी ही चाहिए, ट्यूशन ही आपको आगे लेके जाएंगे, तो ये भी दिमाग से एक फितूर निकाल दो। अगर कोई बच्चा नहीं चाहता तो यू आर ऑल्सो इक्वली कैपेबल, तुम भी उस बच्चे के जितना ही कैपेबल हो जो कोचिंग जा रहा है उतने अच्छे नंबर लेकर आने के। ओके तो यहाँ पर अपना जाओ, पढ़ के आओ, फिर घर आओ, डिनर करो, डिनर अपना आपका 9 o'clock तक ख़त्म कर लो, ठीक है।
अगर लेट आते हो, 8 बजे ट्यूशन से आ रहे हो, तो भाई ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 9:30 बजे तक खाना खा लो। उसके बाद रात को फिर 2 घंटे 10 से 11, 11 से 12 या फिर 9 से 11, 9 से 11 बजे तक बैठ के पढ़ो। ठीक है, अब जो लास्ट के 2 घंटे होंगे, इसमें जो सभी आपका दिनचर्या का काम था, जो भी डेली आपने पढ़ा है, उन चीज़ों को रिवाइज करो। डीपीपी से तो डीपीपीस करो, नहीं तो अपनी केमिस्ट्री उठाओ, फिजिक्स उठाओ, जो भी कंसेप्ट में वीक हो उस चीज़ को फोकस करो। ओके, तो चलो जी, अब आई होप चीज़ें आपको समझ लग गई होंगी। हमने ऑलमोस्ट हर चीज़ को डिस्कस कर लिया है, तो आई फील कि अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस वीडियो के बाद अब वापस लग जाओ पढ़ने के लिए और ये ठान लो कि भाई आज से ही करना है। डू नॉट वेट फॉर ए परफेक्ट डे कि कोई सी दिन परफेक्ट शुभ मुहूर्त निकलेगा, दिवाली के बाद करेंगे, अभी तो यार मज़ा नहीं आ रहा, अभी फेस्टिव निकलने दो। नहीं, दिस इज़ द टाइम। ठीक है, जिस दिन तुमने अपने अंदर से डिसाइड कर लिया ना कि भाई करना है, उसी दिन वो बेस्ट टाइम होता है शुरुआत करने का। फिर उस टाइम को प्रोकास्टिनेट मत करो, फिर से टालो मत कि भाई कल करेंगे, फिर वो नहीं होगा। ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।